सो है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 11 मॉडल सेट का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है ना, जो आपका 20 बार का मॉडल सेट आया हुआ है। और आप सबको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके झारखंड बोर्ड ने क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मॉडल सेट जारी कर दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बता दें कि ये आपका मॉडल सेट है 2023 का। तो इसमें आपका टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू पूछे यहाँ पर जाएंगे, और हर क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कि करके आंसर किया किसका करेक्ट आंसर की क्या है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ फॉर विच एल इक्वल टू 3 है ना। एल की जगह 3 है तो कहता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको एक पता होगा फॉर्मूला का, आपका क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू निकालनी है। तो जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो फॉर्मूला होता है 2l+1। ठीक है, तो बस वैल्यू को पुट कर लो, इतने हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई आप 2 कर लोगे। ठीक है, तो एल की जगह कितना पुट करोगे, 3 पुट कर लोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा, मतलब मेरे पास 6+1 7, 7 2 हो जाएगा 14। और करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, बात करते हैं, लिखता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर है ना। ये हेवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये बताना है आपको। तो हेवी हेवी वाटर को हम लोग डिनोट करते हैं D2O से है ना। हेवी वाटर को किससे नोट करते हैं आप लोग, D2O से नोट करते हैं। तो कहता है इसका याद रखना कि इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, तो इसका मोलिकुलर मास होता है वो आपका 20 होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कहता है कि कौन सा इसमें एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला एक ही टर्म होता है, इसको बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा आपकी मोलरता बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी है ना। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। कह रहा है क्वेश्चन 4 में कहता है द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर विच 2p ऑर्बिटल आर है ना। कह रहा है कि 2p ऑर्बिटल के लिए आपकी, कह रहा है कि इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 2 हो जाएगा आपका, n के लिए कितनी हो गई, 2 हो गया है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना, वो एल होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा n-1 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका n=2 एंड l=1। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ एटम्स। तो अब देखो हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल चाहे वो कार्बन है, सोडियम है, चाहे लिथियम है, चाहे वो क्या क्लोरीन है, देखो कि सबका कितना 1 1 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है किस में होंगे, सबसे ज्यादा एटम उसी में होंगे जिसका साइज सबसे छोटा हो। ठीक है, तो स्मॉलर साइज किसका होता है, लिथियम का होता है, इसलिए क्या होगा कि लिथियम के एटम ज्यादा होंगे, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इसलिए 1 ग्राम में ज्यादा लिथियम एटम आ जाएंगे हमारे। कहता है फेरस क्या है, फेरस किस टाइप का एलिमेंट है, तो फेरस हमारा एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, कौन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका 26। आते हैं, लिखते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन है ना। 16 ग्राम अगर मीथेन मिलाओगे, अगर आप कंबशन कराओगे तो हमें कहता है कितना हमें वाटर प्रोड्यूस मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या कहता है, हमें कंबशन ऑफ मीथेन है ना, तो यानी CH4 और ऑक्सीजन। ठीक है, कराओगे तो हमें क्या बनेगा, इसको रिएक्शन कराओगे तो हमें मिलेगा एक CO2 मिलेगा और एक मिलेगा आपको H2O। क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करनी है। तो आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन में भी आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर बन रहा है, तो यहाँ पर जो वाटर बन रहा है वो कितना, वो 2H2 है, और 2H2O का आप मास निकाल लो। तो वाटर का कितना होता है 16 ग्राम, तो 16 2 36 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या, इसमें कौन सा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आपकी कौन सी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू होगी आपकी 2D5 है ना। 2D5 आपका पॉसिबल नहीं होगा, कैसे, जब आप करोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2D5 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि SPDF होता है ना, तो आपका फर्स्ट सेल, फिर आता, फिर आता है सेकंड में, थर्ड में है ना, सेल की बात करते हैं, तो सेकंड सेल में डी नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 9, लिखता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कार्बन ऑफ कॉपर एटम ना। कॉपर एटम के फोर्थ सेल में कौन सा, कह रहा है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या करना है, सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करना है कॉपर का। ये कंफिग्रेशन मैं आपको छोड़ दिया हूँ कि ये आपको खुद से करना है ना, और देखना है कि कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट यहाँ। ठीक है, तो कह रहा हूँ आपको 1 से लेकर 30 तक सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, सारे एलिमेंट्स है ना, 1 से लेकर 30 तक। अभी नहीं आया तो अभी इसको याद कर दो देखकर। बात करते हैं क्वेश्चन में, हम बात करते हैं 10 की तरफ। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट साइज। कहता है इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसका होगा। तो याद रखोगे कि क्या, जब भी आप पढ़ते हो टेबल में, तो जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो क्या होता है उसका साइज, सॉरी हम उसमें हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, यहाँ से हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट दिया है, तो टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो, यानी दाएं से बाएं से हम दाएं जाते हैं तो उसकी साइज घटती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए, तो जो इसलिए जो सबसे जो बड़ा साइज होना चाहिए वो हमारा मैग्नीशियम का होना चाहिए, Mg का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब भी जाओगे, है ना, किसी एक पीरियड में इधर से इधर जाओगे, तो साइज क्या करती है, साइज उसकी डिक्रीज करती है। ठीक है, क्यों करती है ना, क्यों करती है, रीजन पता होगा, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसके सेंटर पे, यानी उसका जो न्यूक्लियस होगा वहां पर प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। इससे कारण क्या होगा, दोनों के पीछे फोर्स लगेगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, साइज का कम हो जाता है। आपके क्वेश्चन में 11 की तरफ बात करता है, लिखता है द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द टेबल। है ना, वो किस पीरियड को, वो किस उसको ब्लॉक करता है, बिलोंग करता है, तो वो कर रहा है वो पी ब्लॉक, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 35, वो किसको बिलोंग करता है, वो हमारा बिलोंग करता है पी ब्लॉक के एलिमेंट को, जिसका एटॉमिक नंबर 35 हो जाए। क्या आंसर हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन पर हम 12 नंबर, 12 नंबर में कहता है कि आईयूपीएसी सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ विथ एटॉमिक नंबर 129, यानी एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 129 है, जिसका प्रतीक क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं यूबीई से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यूबीई। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है कि हेलोजन बिलोंग टू, है ना, तो हेलोजन किसको बिलोंग करता है, तो हमें पता है कि जो हेलोजन है वो किसको बिलोंग करता है, हेलोजन हमेशा बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, तो हेलोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ लिखता है चार्ल्स लॉ ऑफ गैस गिव्स रिलेशन बिटवीन, है ना, तो याद रखना कि चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बॉयज लॉ होता है आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपका जो चार्ल्स लॉ वो किस के बीच में रिलेशन देता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, मतलब आयतन और तापमान के बीच में। आते क्वेश्चन 15 तरफ कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो कौन सी वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो कौन है, हमारा हेलोजन, मतलब वो हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, कौन होता है, हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सीन गैस किसका मिक्सचर है, तो सीन गैस होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका H2C2। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा H2C2। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे तरीके से, बाकी आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 17 लिखता है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना, CuSO4 5:2 में कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इसमें आपके प्रेजेंट है। तो इसमें सिर्फ एक ही है ना, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है कॉपर, है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O में। तो इसलिए क्या आंसर होगा इसका, याद रखना सिर्फ एक होते हैं, है ना। वैसे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोटल 5 है, लेकिन 5 नहीं होता है, एक ही होता है, जो कि आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आते क्वेश्चन में 18 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, है ना, तो सबसे ज्यादा कार्बन कैटायन जो मोस्ट स्टेबल है वो आपका हो जाएगा CH, है ना, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे ज्यादा क्या है, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन है। और देखते क्वेश्चन में कहता है 20 में द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहता है कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण, शुद्धिकरण और शोधन की सर्वोत्तम और न्यूनतम तकनीक को हम क्या बोलते हैं आजकल, वो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, है ना। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, समझो एक ही आपका कलर बेस्ड, है ना, क्या है आपका एक कलर बेस्ड क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अपना CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन भी बोलते हैं ना। तो लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन का ही फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं।
कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को देता है, वो हमारा देता है लिथियम, है ना। लिथियम क्या देता है हमें, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट देता है। आते क्वेश्चन 22 में लिखता है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, क्या द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्डेड, है ना। C2C3 बॉन्ड के बीच में कह रहा है कि हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, वो क्या होगा हमारा, ऐसे रखना sp2 एंड sp3। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा, sp2 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा sp3। ठीक है, ये आपको मैं एक इन शॉर्ट में आपको आंसर की बता दे रहा हूँ, और कुछ कुछ इसका छोटा छोटा मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। बाकी इसका जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपने पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, तो आपने नोट्स को भी देख सकते हो। आते क्वेश्चन 23 की तरफ, कहता है द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कह दिया उसने कि टेम्परेचर कहता है, उसने कह दिया कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नियत तापमान होता है, उसमें आयतन और दबाव यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के जो ग्राफ बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लोग आइसोथर्म बोलते हैं, है ना। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच के रिलेशन को किसने बताया था, बॉयल्स साहब ने बताया था। तो हम वो भी बताएंगे बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आइसोथर्म, या इसको बोलते हैं समतापी वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। आते हैं 24 नंबर, लिखता है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल में कह रहा है कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो आप देखोगे कि जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने पढ़ा हे लीना कर, है ना, हे लीना कर रब से फरियाद। तो आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे आता है लिथियम आता है, फिर आता है सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम। ठीक है, तो जब ऊपर से आप नीचे जाते हो तो क्या आयन इंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा इंथैल्पी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा ऐसे डिक्रीज करती है इंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है नीचे आने पर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी लिथियम की, उससे कम होगी, है ना, सोडियम की, उससे कम होगी पोटेशियम की, और सबसे कम होती है रुबिडियम। इसे करेक्ट आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। आते कुछ में 25 की तरफ लिखता है द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, है ना। NH3 यानी अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है आपका एक पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे हिब्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सबका पढ़ा होगा कि एटम्स और उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम सबका नाम देते हैं। वैसे ही हमारा NH3 होगा ना, NH3 जो होगा हमारा मॉलिक्यूल होगा, इसका कैसा होता है हिब्रेशन, ये होता है NH3 होता है कि इसके ऊपर कितना होता है, एक लोन पेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा ना NH3 के ऊपर। इसलिए कहता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, है ना। O2 यानी ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, वो आपका 2 होता है। ठीक, कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, 2। देखता है इन ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। कहता है एक ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ना ही ऊर्जा, ना ही एनर्जी और ना ही द्रव्यमान, मतलब ना ही मास के बीच कोई आदान प्रदान हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दोनों एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। एडिबेटिक कौन सा सिस्टम होता है, बी नंबर, जिसको रूडोस में निकाय बोलते हैं, वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ सब कुछ उसमें, है ना, जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, उसे बोलते हैं एडिबेटिक सिस्टम। क्लोज सिस्टम होता है जिसमें क्या किस चीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, वहां एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम। ठीक, हमसे पूछा गया था कि ना ही मास और ना ही एनर्जी, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना, यानी इसमें से कौन सा एक इक्वेशन जो सही है। जो ये हमें इक्वेशन गिवन है वो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, क्या इसमें करेक्ट है, करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या इसमें से कौन सा करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि डेल्टा क्यू, है ना, यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आते क्वेश्चन पर हम आते क्वेश्चन में 29 की तरफ, कहता है इन द गिवन स्पीसीज विच वन इज लेविस बेसिस। कहता है इसमें से लेविस बेस कौन सा है। तो लेविस बेस कौन सा है, यहाँ पर आपका अमोनिया क्या है, अमोनिया आपका एक लेविस बेस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं लुईस क्षारक बोलते हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन में 30 की तरफ, कहता है 30 नंबर, व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, है ना, NH2 माइनस का कंजुगेट यानी संयुग्मी अम्ल क्या होगा, वो होता है NH2 माइनस होता है। ठीक है, देखा दोनों में डिफरेंस है ना। वो NH
टू द पावर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। और नीचे जो NH2 मैथ लिख रहे हैं, मतलब क्या है, ये NH2 है, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ है। 31 में कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 टू द पावर माइनस 5 m। कह रहा है उसकी पीएच कितनी होगी ना, तो क्या बोलता है नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे कितना है 10 टू द पावर माइनस 5। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, हम कैसे निकालते हैं पीएच की वैल्यू, कैसे निकालते हैं ना, फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 10 टू पावर कितनी लिखी थी, 5 लिखी थी, तो उस फॉर्मूले में कितना होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। कैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन का कैसे निकालते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज डू नॉट शो, है ना, दिस प्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। तो कौन सी नहीं दर्शाती है, वो कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर, वो होगा हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 34 कहता है द नेचर ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस किस टाइप का नेचर होता है, तो एक एसिडिक गैस है। कैसा गैस का नेचर कैसा था, वो एसिडिक होता है ना वो एसिडिक, है ना ही वो न्यूट्रल ना ही वो बेसिक, वो कैसा है एसिडिक नेचर है। ठीक है। इसे बोलते हैं एसिड रेन। जब पढ़ते हैं ना एसिड रेन में क्या होता है, एक CO2 भी आता था वहां पर, इसे इसका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर होता है। देखता है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना, तो यानी उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा है, तो लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, है ना, सबसे स्टेबल स्टेट कौन है, तो लोग बोलते हैं ग्रेफाइट होता है। और 36 आता है लिखता है द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, है ना, बोरैक्स, बोरैक्स का जेलीफिन क्या होता है, वो एक बेसिक सोल्यूशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो ग्रेफाइट, और 35 का हो जाएगा ग्रेफाइट, और 36 का हो जाएगा आपका क्षार यानी बेसिक। आते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, लिखता है द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनाइसिस ऑफ, है ना, ओजोनाइसिस हम कराएंगे तो कह रहा है हमें ओजोनी अपघटन के बाद उत्पाद क्या बनता है, वो बनता है हमारा एल्डिहाइड, है ना, CH3CHO। ठीक है, ये क्या था जब हम ओजोनाइसिस कराते हैं तब। 38 कहता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, है कह रहा है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमारा है मार्कोनिक रूल, है ना, तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कि इस H+Cl जो हमारे पास HCl है, इसके कितने बनेंगे, HCl के एक H+ हो जाएगा, एक Cl माइनस हो जाएगा, यानी इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा उस पार्ट से जिसके पास लॉन्गेस्ट कार्बन एटम, मतलब कि डबल बॉन्ड के पास के अगल बगल देखोगे तो आपके पास 2 कार्बन है। एक आपका एक, अगर आप देखोगे इसके लेफ्ट में 2 कार्बन है, राइट में 1 कार्बन है, तो कहता था कि ये जो कार्बन का क्लोरीन का यानी HCl है, इसका जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, वो जाकर जुड़ेगा कहाँ पर, इस बिगल वाले जहाँ पर लंबा चैन बन रहा है ना, आपके डबल बॉटम के यहाँ पर डबल बन रहा है उसके देखोगे एक देखना पड़ेगा कि किस साइड लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का, तो वहां पर कौन जुड़ेगा, क्लोरीन, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर छोटा कार्बन है, तो इधर में कितने थे, 1 कार्बन है CH2 में, तो यहाँ जुड़ जाएगा H हाइड्रोजन, और क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा जहाँ पर 2 कार्बन थे, है ना, तो CH3CH वहां जाकर जुड़ जाएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी इसको जोड़ने पर बन जाएगा, यानी बीच में क्लोरीन आ जाएगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3CHCl, और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन में 39, लिखता है वाइट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHCl CH3, कहता है इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बताते हैं। तो सिंप्लीफाई को कैसे करना है, सिंप्लीफाई करने का तरीका होगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH2, फिर हो जाएगा CH, है ना, यहाँ एक, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे करके, ये CH, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH को ऊपर लिख लो, चाहो तो नीचे लिख लो Cl, और इधर क्या बन जाएगा आपका CH3। क्या करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है लॉन्गेस्ट चेन कौन है यहाँ पर, कार्बन का यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है, वो आपको मिल जाएगा, 2 कार्बन है ना, तो देखना पड़ेगा हम नंबर जिधर से काउंट करते हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप Cl पहले आ जाए, तो इधर से हमें करना पड़ेगा काउंटिंग, इधर से, यानी 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जो कार्बन क्लोरीन आइटम है वो कहाँ पर कब आया है, सेकंड नंबर पोजीशन पे, तो इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा
टू क्लोरो, है ना, टू क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो बोलेंगे टू क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसका आईसी नेम क्या होगा, टू क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, कैसे पता है नोमेनक्लेचर, पता है कि आप पहले एक लॉन्गर चेन ढूंढते हैं, फिर ढूंढते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हेलोजन, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, वो कहाँ जुड़ा हुआ, वो किधर से पहले आता है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, लिखता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3, है ना। O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, और O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन बोलते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था कंप्लीट, मैंने बता दिया सिर्फ आंसर की, बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन आपको बाद में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही टाइम मिलेगा। तो बाकी आपको क्या करना है, आंसर की देख लेना है, और ताकि क्या करना है, आपको अपना रिवीजन भी स्टार्ट करना है, ताकि ये पता चल जाए एटलीस्ट कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास 11th में।